हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजभान केमिस्ट्री एकेडमी में। आपका यूपी टेट का पेपर नज़दीक है, इसलिए हमने जूनियर स्तर के पेपर के लिए विज्ञान से 30 प्रश्नों की श्रृंखला का एक वीडियो लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, हल कीजिए, बेहतर तौर पर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ये प्रश्न ज़्यादातर पिछले साल के पेपर से हैं और हमने सिलेबस से देख करके इनको बनाया है। ये आपके सिलेबस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आपको मदद करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो आप जानते होंगे कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये इनके संचरण के लिए, मतलब इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम ही होता है। निर्वात ऐसा है जहाँ पर माध्यम नहीं होता है, तो निर्वात में ये नहीं चल सकती हैं। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल है? तो आप जानते होंगे कि अगर कोई बल ऐसा है, कोई वस्तु बल लगाती है, जिस वस्तु पर बल लगाती है दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, टच में हो, तो उसे संपर्क बल कहते हैं। अगर संपर्क में ना हो तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। तो पेशीय बल, ये हाथ से अगर आप ग्लास उठाते हैं तो उसे पेशीय बल कहेंगे, ये संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण बल भी संपर्क बल का उदाहरण है। चुंबकीय बल, ये संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। क्योंकि चुंबक दूर से ही किसी वस्तु पर बल आरोपित कर सकता है, इसलिए चुंबकीय बल चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है। चुंबकीय बल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल, ये दोनों भी असंपर्क बल का उदाहरण है। याद रखिएगा, असंपर्क बल इम्पॉर्टेंट है, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्राम कितने मीटर के बराबर होता है? तो आप जानते होंगे कि एक एंगस्ट्राम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें और थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। ये डायरेक्ट ना पहुंच करके हो सकता है कोई न्यूमेरिकल दें जिसमें कैलकुलेशन में काम आए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप जानते होंगे कि जो गला रोग विशेषज्ञ हैं या कान या दंत रोग विशेषज्ञ हैं, ये बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसे दृष्टि का कौन सा दोष है और इसे किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा। और उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। ये जानिए कि जो दोष होगा व्यक्ति को, वो वहाँ की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई देंगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। और अगर उसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, निकट की नहीं दिखाई देंगी। ये तो हुआ कि कब कहाँ दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है कि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा और उसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में साधारण नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप जानते हैं कि जब पानी में या किसी भी शुद्ध विलायक में अगर आप कोई वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है।
ये इंटरमीडिएट रसायन के विलयन चैप्टर से, है ना। क्वथनांक बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, हिमांक घट जाता है। अगर आप कुछ मिला रहे हैं या नमक मिला रहे हैं तो क्वथनांक उसका बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। याद करने वाला है, आप जानते होंगे कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक होता है वो 7 प्रकार का होता है। ये सातों याद रखिए, कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे हम सातों बोल दे रहे हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति अगर बढ़ रही है तो तरंगदैर्ध्य निश्चित तौर पर घटेगी। कैसे घटेगी ये थोड़ा देख लेते हैं। आप जानते हैं कि तरंग का वेग और तरंग की आवृत्ति न्यू और उसका तरंगदैर्ध्य लैम्डा में ये संबंध होता है, c बराबर न्यू लैम्डा। अब यहाँ से अगर आवृत्ति न्यू निकाला जाए तो ये हो जाएगा c अपान लैम्डा, c अपान लैम्डा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आवृत्ति न्यू है वो लैम्डा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य घटती है और अगर आवृत्ति घटेगी तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, एक दूसरे के उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। यहाँ चारों ऑप्शन नहीं लिखा है, हम सही ऑप्शन लिख दे रहे हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आप जानते होंगे कि जो बेकिंग सोडा है या खाने वाला सोडा है या मीठा सोडा है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में इसका रासायनिक अणुसूत्र होता है NaHCO3। इसके उपयोग पर भी प्रश्न बन सकता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो आप जानते रहिएगा कि जितने बेकरी प्रोडक्ट हैं, चाहे केक हो या और सारे बेकरी प्रोडक्ट हों, उसको फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है, स्पंज बनाने में इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा एसिड रेन वायुमंडल में किन गैसों की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होती है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो मुख्यतः H2SO4 और HNO3 के कारण होती है। तो ये कैसे बनता है ये देख लीजिए। इसमें वैसे ऑप्शन बी करेक्ट है, SO2 और NO2। आप जानते हैं कि वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। जब वर्षा होती है तो जल के कण मतलब H2O आते हैं और वो H2O SO2 और NO2 से टकराते हैं। तो SO2 H2O से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल मतलब H2SO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है तथा NO2 जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाता है। और ये H2SO4 और HNO3 पृथ्वी पर आते हैं जिसे जल के साथ, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो आप जानते होंगे रेयान को कृत्रिम रेशा कहा जाता है, रेयान को कृत्रिम रेशम कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए आप जानते होंगे मुख्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि जो दूध होता है वो एक प्रकार का बिस्मांगी मिश्रण होता है, बिस्मांगी मिश्रण होता है।
इस पर ये भी प्रश्न बन सकता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें पूछेंगे दूध कैसा है, देखने में समांगी लगता है लेकिन वास्तव में विषमांगी होता है। ये पायस होता है एक प्रकार का। पायस क्या होता है, ये भी विलयन से क्वेश्चन है। पायस जब दो, जैसे मिश्रण कब बनता है, जब 2 पदार्थ मिलाए जाते हैं और अगर दोनों की अवस्था द्रव हो तो उसे पायस कहेंगे। तो दूध में पानी होता है और मक्खन होता है, मक्खन भी द्रव अवस्था में होता है, पानी भी द्रव अवस्था में, तो इसलिए पायस है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को आकस्मिक आग से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो आप जानते होंगे कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल जाता है या जल में मिलाएंगे तो भी जल जाता है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में मतलब केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है कि जिससे वो अभिक्रिया करके जले ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर कोई ठोस पदार्थ है वो बिना द्रव में बदले सीधा गैस में चेंज हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कोई पदार्थ का उदाहरण, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आपने लैब में देखा होगा कि उसको वो ठोस होता है सफ़ेद कलर का, उसको गर्म करेंगे सीधा गैस में चेंज हो जाता है। जैसे और भी है, फिनोफ्थलीन होता है, जैसे कपूर होता है, ये भी सीधा गैस में चेंज हो जाता है। और ये इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि जैसे ऊर्ध्वपातन विधि से हम लोग 2 अशुद्ध पदार्थ, जैसे कोई अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण है, उसको शुद्ध करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। तो जब 2 पदार्थों के मिश्रण में एक पदार्थ ऐसा होता है जो ऊर्ध्वपातित हो सकता है, ऐसे मिश्रण को हम लोग इस विधि से शुद्ध करते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान संभावित रूप से होगा। तो अगर कोई विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, क्षार, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा और 14 तक हो सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, 9। ये जो गलती से लिखा हुआ है 9 पीएच मान होगा। इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका संभावित पीएच क्या होगा। तो इसके लिए भी आप जानते रहिएगा, अगर वो नीला से लाल करता है तो वो अम्ल होगा और अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर कोई विलयन है जो जो लिटमस पेपर को चेंज ही नहीं करता, ना लाल ना नीला कुछ नहीं, तो उदासीन होगा और उसका पीएच मान 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो आप जानते होंगे कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है, इसका IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि फार्मिक ना लिखे मेथेनोइक ही पूछ ले, तो मेथेनोइक अम्ल होता है या फार्मिक अम्ल होता है। अगर आप इन प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp पर PDF लिख करके मैसेज करें, हम आपको इसका PDF आपको WhatsApp कर देंगे। हमारा नंबर है 95 32 20 23 88। ये नंबर है, आप इस पर कॉल ना करके केवल मैसेज करिएगा, हम आपको इसका PDF WhatsApp कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो अगर लोहे को जंग से बचाना है, उस पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, तो इस विधि को हम गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। वैसे जो संक्षारण से बचने की विधि है वो उसमें कई विधियां अपना सकते हैं आप, उसमें से एक विधि है गैल्वेनाइजेशन। स्पेशल जब हम जिंक की परत चढ़ाएंगे लोहे पर तब कहेंगे, अगर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा रहे हैं तो उसे गैल्वेनाइजेशन नहीं कहेंगे। मिश्र धातु का बनाना भी संक्षारण से बचने का उपाय है, ग्रीस या पेंट लगाना भी, ऐसे बहुत सारी विधियाँ हैं।
लेकिन स्पेशल है ये। जब हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस विधि को यसद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। सी ऑप्शन है, आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किस जटिल शर्करा की बनी होती है? तो आप जानते होंगे काइटिन की बनी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर कहते हैं? आप जानते होंगे कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का दहन होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेशियों में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले अवायवीय श्वसन से क्या बनता है? तो आप जानते होंगे कि जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो जो अवायवीय श्वसन होता है उसके द्वारा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को इंसुलिन नियंत्रित करता है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये मानव शरीर के अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अगर यही नियंत्रण नहीं हो पाता है, इंसुलिन की मात्रा डिसबैलेंस हो जाती है तो व्यक्ति को शुगर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार रोग निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटोजोआ। काला जार प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में हरा वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को सोखने में मदद करता है क्या कहलाता है? तो जो पत्तियों में हरा वर्णक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को सोखने में मदद करता है वो होता है क्लोरोफिल, हरित लव। ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल। ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियों संबंधित रोग होता है विटामिन डी से। ऑस्टियोपायरोसिस हो जाएगा या रिकेट्स हो जाएगा, ये जानते रहिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है या एक से अधिक भी बन सकता है, इसलिए आप विटामिन को पूरी तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पूरा बताएंगे विटामिन तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको आवश्यकता होगी तो हम केवल विटामिन पर एक 5 से 10 मिनट का वीडियो बना देंगे जिससे विटामिन पूरा क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जल्दी से बता देते हैं। जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिकम। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मतलब मसूड़ों से खून आता है या सूजन हो जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन थी जिसको हमने बता दिया है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क की मुख्य संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जो मानव वृक्क है मतलब किडनी है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो मानव का तंत्रिका तंत्र होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मादा जनन हार्मोन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मादा जनन हार्मोन।
तो आप जानते होंगे प्रोजेस्टेरॉन मादा जनन हार्मोन होता है और जो मेल जनन हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, प्रोजेस्टेरॉन। इस तरीके से आपके 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अब रेगुलर यूपी टेट के साइंस से संबंधित वीडियो आती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस के सभी टॉपिक्स को शामिल करते हुए हम क्वेश्चन को कलेक्ट करें और उसका वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएं, जिससे आपको पेपर में बहुत अच्छे लेवल का लाभ हो, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए या इसी से संबंधित प्रश्न आपको मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।